नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके पास लेकर एक नया शो वास्तु के ऊपर, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि कैसे आप घर की रूपरेखा बना सकते हैं या प्रॉपर्टी लेते समय किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, साथ ही शादियों में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने हमें इनबॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे और जिस वजह से आज हमने एक बार फिर से आमंत्रित किया है वास्तुविद प्रयास मंगल जी को, जो जिनका कि एशिया बुक और इंडिया बुक दोनों में ही रिकॉर्ड दर्ज है। इतने अच्छे वो वास्तुशास्त्री हैं, तो उनसे ही उनकी समस्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो समस्याएं हमें भेजी हैं हमारे दर्शकों ने हमारे इनबॉक्स में या अन्य माध्यमों से, आज उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि उन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले प्रयास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रयास जी, आज मैं अपने सवाल तो बाद में पूछूंगा आपसे, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, लेकिन पहले दर्शकों के ही सवालों से शुरुआत करते हैं। वो रूपेश गुर्जर जी ने, जो कि रहते हैं गुड़ीगुड़ा के नाके पर, उनका कहना ये वो मकान बनवाने वाले हैं, तो उनका योजना है कि वे बेसमेंट भी बनवाएं। तो वो उनका प्रश्न है कि बेसमेंट खोदने से क्या कोई मकान में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, या किस तरीके से वो इस कार्य को करें कि वास्तु दोष ना हो। भगवान ने हर चीज़ के नियम बनाए हैं कि किस जगह क्या करना है, किस स्थान पर क्या कार्य करना है। अगर आपका प्लॉट दक्षिण मुखी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा बेसमेंट ना खोदें। अगर आपका प्लॉट पश्चिम मुखी है तो भी आप बेसमेंट को ना खोदें। अगर आपका प्लॉट पूरब और उत्तर मुखी है तो आधे प्लॉट तक या एक तिहाई हिस्सा जिसको पूरब और उत्तर में जो आए उसी को बेसमेंट बनाएं, नहीं तो बेसमेंट का प्लान कैंसिल कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है, ये संगीता शुक्ला जी पूछ रही हैं, महलगांव साइड रहती हैं ये, कि जैसे उनका जो घर है वहाँ पीपल का पेड़ है और साथ साथ कुआं भी है। तो उनका प्रश्न ये है कि पीपल का पेड़ होने से या कुआं जहाँ पर है तो समस्याएं तो घर में लगी ही हुई हैं, तो क्या ये वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, किसी ने बताया कि वहाँ पर वास्तु दोष हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन भी है कोई? देखिए, प्रत्येक चीज़ को अगर कोई समस्या है तो समाधान भी है। अगर मान के चलिए कि आपका उस जगह पर पीपल का पेड़ है या गलत दिशा में कोई कुआं है, तब निश्चित रूप से ये आपको परेशानियां डालेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका कुआं दक्षिण या पश्चिम में है, जिस जगह आप रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ परेशानियाँ आएंगी। इसी प्रकार अगर आपका पीपल का पेड़ की छांव आपके घर पर पड़ती है तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आएंगी। इन परेशानियों से बचने के लिए आप सबसे पहले एक श्रीफल लें और किसी भी कृष्ण पक्ष में किसी भी शनिवार के दिन आप वहाँ पर निवेदन करें कि मैं इस भूमि में जो भी देवी देवता निवास कर रहे हैं, या इस पीपल के पेड़ में जो भी देवी देवता निवास कर रहे हैं, या इस कुएं में जो भी देवी देवता निवास कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आप इस भूमि पर सुख शांति पूर्वक निवास करने की अनुमति प्रदान करें। यदि भूलवश या अज्ञान के कारणवश हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो गया हो, या हमने आपको इनवाइट करने में, जैसे अपन अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को अपने निमंत्रण देते हैं, इसी प्रकार इनसे भी अपन को आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको क्षमा प्रदान करें। और अगर कोई भी रक्षक देवी देवता इस जगह से अन्यत्र कहीं जाना चाहता है तो इस श्रीफल में आ जाए और 24 घंटे के पश्चात उस श्रीफल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, तो निश्चित रूप से आपको जो नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। अब अगला सवाल मेरे मन में जो आ रहा है वो ये है कि जब आजकल एक फैशन या कहें हॉबी भी है कि जब घर बनाते हैं या घर ऑलरेडी है, वहाँ पर गार्डनिंग का बहुत लोगों को शौक होता है, पैशन भी होता है कि अच्छे गार्डन हमारे घर पर हो, टेरेस पे हो या ग्राउंड फ्लोर पर हो, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हो, वहाँ पर अच्छी हवा आए और सकारात्मकता का माहौल बने। लेकिन बाज़ार में कई तरह के पेड़ पौधे उपलब्ध रहते हैं और ले भी आते हैं हम लोग, प्लास्टिक के भी ले आते हैं कई बार घर के इंटीरियर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो घर पर जो पौधे लगाने हैं छत पर या अन्य किसी जगह पर, तो पौधों का चुनाव भी कुछ सोच समझ कर करना चाहिए कि इससे भी कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। जी, अपना जो ग्रंथ है भवन भास्कर, उसमें क्लियर आता है कि घर पर कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कौन से पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। यदि आप अपने घर पर नींबू का पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरा, आप अनार का पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारक होता है। इसी प्रकार आप कांटे वाले, मात्र गुलाब को छोड़कर आप कोई भी कांटे वाले पेड़ मत लगाइए।
दूध देने वाले कोई भी पेड़ आप अपने घर में मत लगाइए। इस प्रकार कोई भी बोनजाई वृक्ष जो जिनकी खरपतवार क्षमता, जिनकी उगने की क्षमता ज़मीन में है और लेकिन आपने उनको गमलों में पैदा कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके घर की वृद्धि को भी रोक देते हैं। इसलिए गार्डनिंग कर रहे हैं सब अच्छी बात है। और दूसरी बात, साउथ वेस्ट कोण में, घर के साउथ वेस्ट कोण में कभी भी गार्डनिंग मत करिए, नहीं तो संबंध खराब होंगे। रिश्तेदारों से संबंध के अलावा आपके घर में स्थिरता भी खत्म होगी। इसलिए आप गार्डनिंग करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब अगला प्रश्न दर्शकों की तरफ से लेते हैं। चेतकपुरी से आकाश दुबे पूछ रहे हैं कि आज से करीबन मतलब 10 वर्ष पहले उन्होंने किसी को अपना मकान किराए पर दिया था। अब उन्हें ज़रूरत है उस मकान की, तो वो सामने वाला जो है जिनको उन्होंने किराएदार था वो खाली नहीं कर रहा है। उन्हें सारे प्रयास कर लिए हैं खाली करवाने के लिए। तो अब ये पूछना चाहते हैं वो कि इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष हो सकता है कि जिस वजह से वो मकान जिसको दिया है किराएदार है वो खाली नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका जैसे जो घर है, अगर उस घर के नैऋत्य कोण में अगर आपका कभी भी कोई किराएदार रुकता है, तो निश्चित रूप से वह मकान खाली नहीं करता है और वह मुखिया उस घर का बन जाता है। और दूसरी बात, जिस जगह आप रहते हैं अगर उस जगह का ईशान कोण में दोष होता है, तो निश्चित रूप से दोनों दोष मिलकर आपकी जो भी कोई भी प्रॉपर्टी होती है, अदर प्रॉपर्टी, उस पर दूसरे लोग आपके कब्जा जमा लेते हैं। तो यह 2 दोष अगर आप दूर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर आपको दोबारा से वापस मिल सकता है। राकेश पंजवानी जी पूछ रहे हैं, ग्वालियर से हैं, कि कुछ समय पहले की बात वो कर रहे हैं, यहाँ से कुछ सालों पहले, जब वे जिस घर में रहते थे तो उनका बहुत बोलबाला था। मतलब बड़े बड़े लोग उन्हें फ़ोन लगाकर अपॉइंटमेंट लेते थे जो भी उनके कार्य थे उसके लिए। लेकिन जब वो पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए तो वो जो आवाजाही थी वो रुक सी गई। लोगों ने संपर्क कम करना शुरू कर दिया, जो या कहें जो आय के स्रोत थे वो भी घटकर बहुत कम हो गए हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि पहले इतना अच्छा था, अब नए मकान में सब कुछ पूजा पाठ करके वो शिफ्ट हुए और अब जो सारी चीज़ें विपत्तियाँ उन पर आन पड़ी हैं, तो क्या इसके पीछे कोई वास्तु की वजह है? जी बिल्कुल है। मैं अभी का आपको सभी को एक केस शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ समय पहले एक विजिट की, उनके साथ भी सेम यही हुआ जो आप बता रहे हैं। पर लेकिन उनके घर पर निरीक्षण करके पता चला कि उन्होंने अपने जो बोरिंग है, वो अंडरग्राउंड जो बोरिंग थी वो उनके साउथ ईस्ट कोण में खोद दी। साउथ ईस्ट का जोन जो होता है वो कैश को रिप्रेजेंट करता है कि आपके घर में नगद धन कितना होगा, लेडीज को रिप्रेजेंट करता है कि लेडीज का स्वास्थ्य कैसा होगा, मांगलिक कार्य को रिप्रेजेंट करता है कि आपके घर में मांगलिक कार्य कब पूरे होंगे। इसी प्रकार अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम का हिस्सा नीचा है तो निश्चित रूप से आपके घर में परेशानियाँ आएंगी। तीसरी बात, आपके घर में पूरब दिशा में अगर कोई दोष है तो आपका बोलबाला कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने घर को चेक करिए कि आपने कहीं कोई गलत कलर, गलत फ्रेम या कहीं ज़मीन ऊंची नीची तो नहीं कर दी। जैसे ही आप इनको बैलेंस करोगे तब निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पंजवानी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रयास जी ने जो आपको उपाय बताए हैं आप निश्चित उन्हें करिए। और मेरा सब मानना है कि अगर आप उन उपायों को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही फिर से जो आपका दौर था वो वापस आ सकता है। अब बात मैं करूंगा क्योंकि सीज़न भी सर्दियों का भी है और जनरल में बीमारियों की बात करूंगा आपसे कि कई बार देखने में आता है कि किसी न किसी को कैंसर हो गया किसी घर में किसी व्यक्ति को। और ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज भी है, इलाज हो जाता है, लेकिन अगर स्टेज पर पहुंच जाए जब इलाज ही संभव नहीं है, तो जो इतनी गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे भी घर में कोई वास्तु दोष का ही कारण होता है। देखिए, जैसे अपना मानव शरीर 5 तत्वों पर बना है, इसी प्रकार अपना घर, फैक्ट्री, दुकान सब 5 तत्वों पर बने हैं। जो मुख्य तत्व होता है वह घर का ईशान कोण जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है। अगर वास्तु पुरुष के सिर पर अगर गलती से आपने लेटवात बना दी है या ईशान कोण को बहुत ऊंचा वजनदार कर दिया या उस जगह पे आपने कोई गलत एक्टिविटी कर दी, तब निश्चित रूप से आपको कैंसर जैसी लाजवाब बीमारी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा हमारी जो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं महिलाओं की, वो भी इस शो को काफ़ी देखती हैं और अक्सर वे ही ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि किसी किसी घर में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा बीमार रहती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां भी देखा जाए तो घर के कामकाज की सबसे ज़्यादा उन पर ही रहती हैं। तो महिलाओं के बीमार होने का कारण भी कुछ वास्तु से ही निकल कर आता है? जी ज़रूर आता है। साउथ ईस्ट कोण जो आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, उसमें शुक्र ग्रह का वास होता है जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आग्नेय कोण में यदि आपके
बोरिंग है या ज़मीन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या उस जगह लेट बाथ हैं या उस जगह आपकी गलत एक्टिविटी है, तब निश्चित रूप से लेडीज़ें उस घर में बीमार पाई जाती हैं। सैकड़ों स्टडी में मैंने देखा है कि उसी घर में महिलाएं बीमार पाई गई जिनके घर के साउथ ईस्ट जोन में इनबैलेंस है। और उसके अलावा अगर आपको अपना जैसे स्वास्थ्य सही रखना है तो साउथ ईस्ट जोन को बैलेंस करें, उस जगह रेड कलर करें और उस जगह अगर संभव हो सके तो अपने किचन को बनाएं, तो निश्चित रूप से आपके घर में बैलेंस, सब चीज़, सुख शांति और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार संभव होगा। महिलाओं की बात हो रही है तो प्रश्न भी अब महिलाओं का ही ले लेते हैं। आकांक्षा सक्सेना है जो कि दर्पण कॉलोनी में रहती हैं, वे पूछ रही हैं, वे माँ भी हैं, गृहिणी भी हैं, कि नज़र उतारने का सही तरीका क्या है। वो बचपन से देखती आ रही हैं कि उनकी माता जी थी, वो लाल मिर्च को जलाकर नज़र उतार देती थी, कोई लौंग इलायची यूज़ कर लेता है, कोई अलग अलग तरीका लेता है। तो वो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या सही तरीका है जिससे कि घर पर लगी हो या बच्चों पर या किसी अन्य व्यक्ति पर नज़र लगी हो उतर जाए। देखिए, बच्चों या किसी भी सदस्य की नज़र उतारनी है तो उसका अलग प्रयोग है, और घर, फैक्ट्री, दुकान की नज़र उतारनी है तो उसका अलग प्रयोग है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपके किसी भी बच्चे को या किसी भी सदस्य को नज़र लगी है, तब सबसे पहले तो ये समझें कि नज़र हमेशा जल कर ही उतरती है, और कोई तरीके से नज़र जो उतरती है वो सब टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को जलाकर नज़र उतारते हैं तो निश्चित रूप से वह नज़र उतरती है। तो उसके लिए आप एक बतासा लें, बतासे में बीच में छोटा सा होल करें, उसके बीच में एक फूल वाली लौंग रखें और उसके ऊपर कपूर रखें, और इस सब सामान थाली में रख के उस कपूर को जला दें, और पूरा सामान 7 बार जिस व्यक्ति को नज़र लगी है ऊपर से नीचे की ओर उतारते हुए उसको एक साइड रख दें, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। अब मान के चलो किसी फैक्ट्री को नज़र लग गई, किसी व्यापार को नज़र लग गई, किसी घर को नज़र लग गई। आपने बहुत बार देखा हो कि जो शनिवार को नींबू मिर्ची उतारते हैं तो वो भी एक नज़र का ही संसाधन है कि नज़र कैसे खींचती है। इसी प्रकार अगर आपको नज़र उतारनी है, बहुत अत्यधिक नज़र लग चुकी है, तो शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में अगर आप कभी भी नज़र उतारते हैं तो वह नज़र बहुत अच्छे तरीके से उतरती है। तो कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन कभी भी आप शाम के समय आप सबसे पहले 7 लाल मिर्च, 7 लवंग, 1 नींबू, रोड़ की धूल, पीली सरसों और आप आटा और थोड़ा सा आप बेसन, ये सब आइटम लें और उसकी फैक्ट्री के 7 बार चक्कर लगा लें। 7 चक्कर लगाकर उसको कोई ऐसे तिराए पर जाएं और उसको कैरोसिन से जला दें, और उसके बाद पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। निश्चित रूप से अगर आपका व्यापार रुका हुआ भी है या व्यापार थम गया है तो उसकी भी नज़र उतर जाएगी। बहुत ही अच्छा तरीका बताया है प्रयास जी ने। मुझे लगता है कि आकांक्षा जी ने जो प्रश्न पूछा था उनकी समस्या का समाधान इससे अवश्य होगा। आपने फैक्ट्री की बात की तो एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि किसी भूमि पर अगर सरकार द्वारा स्टे लगा हुआ है या पार्टनरशिप में वो भूमि है और पार्टनर्स में आपस में लड़ाई है, तो उस भूमि को क्रय करना या उस भूमि पर कोई कार्य अगर होता है तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर पहले तो ये समझें कि स्टे लगता क्यों है। अगर भूमि में दोष होगा तभी स्टे लगेगा। अगर उस भूमि के दोषों को आप दूर नहीं करोगे तो आगे जो भी कार्य करोगे उसमें भी आपको समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी भूमि को ऊर्जावान करें। भूमि ऊर्जावान करने के लिए आप ज़मीन में गड्ढे खोदें, उसमें आप सबसे पहले गंगा जल का पूरा छिड़काव करें, उसके बाद भीमसेनी कपूर को अत्यधिक मात्रा में जलाएं। उसके बाद आप गाय का गोबर, गौशाला की मिट्टी, फिटकड़ी, खड़ा नमक, चूना, इनका एक लेप तैयार करें, बराबर गड्ढों में डालें। उसके बाद ज़मीन में आप विधि विधान पूर्वक भूमि ऊर्जा के मंत्र करें। भूमि ऊर्जा के मंत्र करने के बाद 48 दीपक से भक्तांबर का पाठ करें। उसके बाद आप उस जगह को और ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा बढ़ानी है तो उस जगह पर पारे को डालें, और ऊर्जा बढ़ानी है पिरामिड को डालें, और ऊर्जा बढ़ानी है तो आप कामिया सिंदूर को डालें, और ऊर्जा बढ़ानी है तो गोमती चक्र को डालें। इस प्रकार आप उस जगह की ऊर्जा को और अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। जब ऊर्जा जाग जाएगी तो निश्चित रूप से उस भूमि पर रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे। भूपेंद्र श्रीवास जी हैं गोविंदपुरी से पूछ रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाता है, थोड़ा ही कोई काम करता है तो, या नौकरी में प्रमोशन गए हैं तो मिल जाता है, या छोटा मोटा काम करने पर भी उसको बड़ा सम्मान मिल जाता है, और कोई व्यक्ति लगा हुआ है नौकरी में तो उसको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या जो समाज से अपेक्षा करता है वो सम्मान की वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे भी घर का ही कोई वास्तु दोष है या उसके अंदर कोई कमी है। देखिए, सबसे पहले तो यह देखें कि सम्मान मिलता कहाँ से है।
सम्मान दिलाने वाला एक ही ग्रह है, वह सूर्य ग्रह। तो जैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, इसी प्रकार अपने घर की दिशाओं में जो पूरब दिशा रिप्रेजेंट करती है उसमें सूर्य ग्रह का वास होता है। यदि आपके घर की पूरब दिशा में मान के चलें कि आपकी किचन बनी हुई है, यदि पूरब दिशा में लेट बाथ बने हुए हैं, या पूरब दिशा आपकी ऊंची है, या पूरब दिशा में आपके लाल रंग हो रखा है, तो निश्चित रूप से आप जितना भी कार्य करेंगे उसका हकदार आप न होते हुए दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आपको सम्मान उचित रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने घर की पूरब दिशा को बैलेंस करें। जैसे ही आप पूर्व दिशा को बैलेंस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सम्मान भी मिलेगा और 4 लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे। प्रयास जी, एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि जैसे कोई मकान है, किसी को वो फल नहीं रहा और इसी एक्सपर्ट से उसने जानकारी मिली, तो उसने बताया है कि वहाँ पर तो वास्तु दोष है, तो उसने पहली फुर्सत में उस मकान को बेच दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस मकान में रहने आता है, लेकिन उसको उस वास्तु दोष का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका जैसी ज़िंदगी चल रही होती है वो वैसी ही चलती है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो जब मकान में वास्तु दोष था तो पहले वाले व्यक्ति को समस्या आ रही थी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब उस मकान में रहने आता है तो उसे कोई समस्या नहीं आती है। तो ये क्या फ़र्क, मतलब इसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो वास्तु जो प्रभावित होता है वो बहुत हद तक कुंडली से भी प्रभावित होता है। जैसे मान के चलिए आपकी कुंडली में गुरु अच्छा बैठा है, चंद्रमा अच्छा बैठा है, बुध ग्रह अच्छा बैठा है, सूर्य ग्रह आपके अच्छे बैठे हैं, तो आपको यह दिशाएं पूरब दिशा, ईशान कोण, भायप कोण, उत्तर दिशा ये बैलेंस करेंगी। और अगर इन दिशा में दोष होगा तो निश्चित रूप से आपको समस्या आएगी। इसी प्रकार मान के चलो जो दूसरा व्यक्ति था, अगर उसने वह मकान लिया और उसका मंगल ग्रह, आपका शनि ग्रह, राहु केतु ग्रह स्ट्रॉन्ग है और उन दिशाओं में दोष है, जैसे कि वो और लोग जो जिस कारण छोड़ के गए थे, लेकिन उसको उसके बाद भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में मंगल उच्च का बैठा है, राहु केतु उच्च का बैठा है। जब वो ग्रह उच्च के बैठे आते हैं तो उनको उस और वो दिशा का ही मकान उनको मिल जाता है, जो दिशा का मकान उस व्यक्ति को सूट नहीं था। तो यही कारण होता है कि वह मकान उसके लिए सूट हो जाता है और दूसरा मकान उस व्यक्ति को सूट नहीं होता। जैसे आपने व्यक्ति की बात की, तो कोई घर ऐसा होता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी थिंकिंग हमेशा नेगेटिव ही बनी रहती है। कोई पूजा पाठ का काम हो तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य हो या कोई कैसा भी कार्य हो, नेगेटिविटी रहती है, मतलब वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। तो इसके जिस वजह से अन्य जो सदस्य हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव ही बना हुआ है। तो इसके पीछे भी घर का कोई वास्तु दोष होता है या उस व्यक्ति के नेचर की ही ये प्रॉब्लम है? जिस घर में आप रहते हैं, अगर उस घर के ईशान कोण में दोष है, ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। अगर आपके मस्तिष्क पर मैं वजन रख दूं, अगर आपके मस्तिष्क के ऊपर लेट बाथ बना दूं, अगर आपके मस्तिष्क के ऊपर आपके किचन बना दूं, तो निश्चित रूप से उस घर में किसी भी सदस्य की सोच छोटी हो सकती है, वह दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव सोचेगा। इसलिए ईशान कोण को बैलेंस करें। ईशान कोण जैसे ही बैलेंस होगा, उस घर में जितने भी सदस्य हैं सब सदस्यों की ऊर्जा संतुलित होगी, उनकी सोच अच्छी होगी और वह ट्रांसपेरेंसी उनकी सोच होगी, मतलब कि वह दूरदर्शिता उनकी सोच होगी कि दूरदृष्टि वाले, जैसे व्यक्ति पहले के समय में बोलते थे कि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। तो इसलिए घर के ईशान कोण को आप जैसे ही बैलेंस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सोच भी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास जी आपका, कि आपने हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल थे उनका सॉल्यूशन दिया, और मुझे लगता है कि निश्चित ही उन्हें इन सवालों के आंसर सुनकर उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। हम आपके सवाल अगले एपिसोड में प्रयास मंगल जी से ज़रूर पूछेंगे। और आज के एपिसोड में हम आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ नई समस्याओं के साथ, उनके सॉल्यूशन के साथ, प्रयास मंगल जी के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।